पुराने शहर की तंग गलियों में एक छोटा सा पोस्ट ऑफिस था। पुराना, जर्जर, लेकिन अपनी यादों जितना ही मजबूत। वहाँ काम करता था विनोद शर्मा। उम्र लगभग 42 साल। शांत स्वभाव का, बेहद ईमानदार और आदतों में उतना ही सीधा जितनी उसके हाथों में चलती फाइलें। विनोद की जिंदगी बेहद साधारण थी। सुबह चाय, साइकिल से पोस्ट ऑफिस पहुंचना, चिट्ठियां छांटना और शाम को लौटकर अपनी बूढ़ी माँ के साथ खाना। उसके दिन वैसे ही बीतते थे जैसे पुराने पोस्ट बॉक्स में पड़े भूले हुए खत, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी हलचल के। मगर उसे नहीं पता था कि एक अधूरा खत उसकी जिंदगी बदलने वाला है। एक दिन शाम के समय पोस्ट ऑफिस की पुरानी अलमारी साफ की जा रही थी। धूल, मकड़ियाँ, जाले सब जैसे पिछले 100 वर्षों का हिसाब मांग रहे थे। विनोद ने एक बॉक्स निकाला जिस पर लिखा था डेड लेटर्स 19 सीटरमैंड, चेतयीन 1980। विनोद ने मजाक में सोचा, मेरी उम्र से भी पुराना। और जैसे ही उसने बॉक्स खोला, उसके भीतर पुरानी पीली पड़ी हुई चिट्ठियाँ, अधूरी पते वाली पोस्ट कार्ड और ऐसे खत थे जिनके भेजने वालों का नाम तक नहीं था। इनमें से एक खत ने उसका ध्यान खींचा क्योंकि वह बाकी सबसे अलग था। उस पर लिखा था, सिर्फ उसे देना जिसे इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हो। विनोद के दिल में जैसे बिजली सी चमकी। ये खत अधूरा था। बीच में लिखा ही बंद हो गया था, जैसे लिखने वाला किसी हादसे का शिकार हुआ हो। खत में कुछ शब्द पढ़ने लायक थे। प्रिय आरती, मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है, लेकिन आज आज मेरे पास वक्त बहुत कम है। अगर तुम ये खत पढ़ रही हो तो शायद शायद मैं अब। उसके बाद शब्द कटे हुए थे। कागज़ पर खून के धब्बे जैसे निशान थे। विनोद को लगा कि वह कोई फिल्म वाला सीन पढ़ रहा है। किसका खत है? आरती कौन? लिखने वाला कौन था? क्या हुआ होगा? ये सवाल उसके दिमाग में घूमने लगे। विनोद ने खत को ध्यान से देखा। पते पर सिर्फ इतना लिखा था, छोटा बाग, पुराना मोहल्ला, काशीपुर। काशीपुर, वही शहर जहां उसकी माँ का मायका था। एक अजीब सी बेचैनी उसके भीतर उठी। वह ये खत अपने बैग में रखकर घर आया। पूरी रात नींद नहीं आई। उसे लगता जैसे खत उसे बुला रहा हो, किसी कहानी को पूरा करने के लिए, किसी दर्द को ख़त्म करने के लिए। अगली सुबह पहली बार अपने पोस्टमास्टर से छुट्टी लेकर वह काशीपुर के लिए निकल पड़ा। काशीपुर एक शांत, बूढ़ा शहर था। पुराने मकान, संकरी गलियां और लोगों की आवाज़ों में बीते ज़माने की धुन। विनोद छोटा बाग पहुंचा। वहां अब बाग तो नहीं था, बस कुछ पुराने घर और एक टूटा हुआ कुआं। उसने लोगों से पूछा कि आरती कौन थी। ज्यादातर लोग सिर हिलाकर बोले, पुरानी बातें हैं बेटा, बहुत पुरानी। लेकिन एक बुजुर्ग महिला ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आरती, क्या तुम उसके बारे में सच में जानना चाहते हो? विनोद ने हाँ में सिर हिलाया। तो शाम को मेरे घर आना, कुछ बातें हैं जो दिन के उजाले में नहीं कही जाती। विनोद का दिल तेज धड़कने लगा। कौन थी आरती? सब डर क्यों रहे थे उसका नाम लेते हुए? शाम को विनोद उस बुजुर्ग महिला गौरी काकी के घर गया। वह बोली, आरती बहुत सुंदर थी, मासूम भी, लेकिन उसकी किस्मत बहुत काली थी। फिर उन्होंने धीमी आवाज़ में कहना शुरू किया, आरती 1980 में इस मोहल्ले में रहती थी। उसकी शादी होने वाली थी किसी विक्रम नाम के लड़के से। पर शादी से एक दिन पहले विक्रम गायब हो गया। कोई कहता है कि वो भाग गया, कोई कहता है कि उसे मार दिया गया। पर आरती? आरती, विनोद ने पूछा। गौरी काकी बोली, वो खतों का इंतज़ार करती रही, पागलों की तरह, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद गौरी काकी की आवाज़ रुक गई, आंखें नम हो गईं। एक रात आरती भी गायब हो गई और फिर किसी ने उसे नहीं देखा। विनोद की सांसें अटक गईं। क्या यह उसी आरती का खत था? क्या विक्रम ने उसे लिखा था? और अगर हाँ, तो खत अधूरा क्यों था? बीच में क्यों रुक गया था? गौरी काकी ने खत को देखा और उनका चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने डर कर पूछा, ये खत तुम्हें कहाँ मिला? विनोद ने सब सच बता दिया। गौरी काकी की ट्रेम्बलिंग आवाज में सिर्फ एक वाक्य निकला, ये खत आरती को कभी नहीं मिला था, इसलिए वो कभी खत्म नहीं हुआ। अगले दिन विनोद ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को पूरा करेगा। उसने पूरा मोहल्ला खंगाला, लेकिन कोई विक्रम को ठीक से याद नहीं करता था। कुछ लोग कहते अच्छा लड़का था, कोई कहता बहुत गुस्सैल था। एक अकेली पुरानी चाय की दुकान पर बैठे 78 साल के रामानंद चाचा ने कहा, विक्रम
उसे कोई मारकर फेंक गया था नदी किनारे। विनोद के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। क्या? लेकिन पुलिस ने? अरे उस जमाने में कौन जांच करता था? एक गरीब घर का लड़का, उसका परिवार, उसकी माँ पागल हो गई थी। कहा करती थी कि उसका बेटा किसी आरती को खत लिख रहा था। और फिर विनोद के हाथ कांपने लगे। तो क्या यह विक्रम का आखिरी खत था? विनोद ने पुरानी गलियों में खोजते हुए विक्रम का जर्जर घर ढूंढ लिया। दरवाजे पर ताला तो नहीं था, पर घर बिल्कुल वीरान था। टूटी खिड़कियां, बिखरे सामान और दीवार पर फीकी पड़ चुकी एक तस्वीर एक लड़की की। वह लड़की आरती ही थी। विनोद ने कमरे के कोने में एक पुराना ट्रंक देखा। उसने खोलकर देखा। अंदर थे विक्रम की पुरानी डायरी, कुछ बिना भेजे खत और एक छोटा सा फोटो आरती और विक्रम का साथ में मुस्कुराते हुए। विनोद ने डायरी पढ़नी शुरू की। विनोद ने डायरी उठाई। उसका कागज नम सा हो चुका था, जैसे वर्षों की नमी ने उसके हर शब्द से दुख निचोड़ लिया हो। पहले पन्ने पर बड़े अक्षरों में लिखा था, आरती के नाम। विनोद की उंगलियां धीमे धीमे पन्ने पलटने लगीं। हर शब्द में दर्द, प्यार और मजबूरी टपक रही थी। मैं जानता हूं कि हमारा प्यार आसान नहीं है। आरती के पिता मुझे पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि मैं गरीब हूं, नाकाबिल हूं। मगर वो क्या समझें कि प्यार किस जेब से आता है। आरती कहती है कि हम दोनों मिलकर सब संभाल सकते हैं। पर कभी कभी मुझे डर लगता है, कहीं मैं उसे उसकी खुशियों से दूर न कर दूं। आज आरती रो रही थी। उसने कहा कि उसके पिता ने उसे बहुत डांटा। कहा कि अगर उसने मुझसे शादी की जिद की तो वो सबके सामने उसे घर से निकाल देंगे। मैंने उसे वादा किया है कि मैं कल उसके पिता से मिलूंगा, और जो भी होगा हम मिलकर सब सहेंगे। विनोद ने गहरी सांस ली। तो यह किसी आम प्रेम कहानी जैसा ही था, या कोई काला राज बीच में था? आज मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे पीछा कर रहा है। दोपहर को गली के मोड़ पर दो आदमी मुझे घूर रहे थे। पहले सोचा संयोग होगा, पर शाम को फिर वही चेहरे दिखे। मैं आरती को खत लिख रहा हूँ। शायद यही मेरा आखिरी तरीका है उससे कुछ कहने का। अगर मैं उससे मिल ना पाऊं तो कम से कम ये खत उसके पास पहुंचना चाहिए। पन्ना अचानक यहीं खत्म हो जाता है। विनोद के दिल में सिहरन दौड़ गई। डायरी के आखिरी पन्ने के नीचे एक और कागज था, फटा सा, आधा गुम हुआ हुआ। वह खत का दूसरा हिस्सा लग रहा था, पर शब्द मिट चुके थे। सिर्फ कुछ शब्द पढ़े जा रहे थे। उन्हें शक है, आरती, अगर मैं न रहूं तो। मेरी मौत का राज। विनोद की सांसें तेज हो गईं। यह सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी। यहाँ कुछ खतरनाक था, कुछ ऐसा जो विक्रम की जान ले चुका था। रामानंद चाचा के बताए अनुसार वह नदी किनारे पहुंचा, जहां विक्रम की लाश मिलने की बात कही जाती थी। नदी शांत थी, जैसे वह अपने भीतर सालों की कहानियां दफन किए बैठी हो। वहां एक बूढ़ा मछुआरा जाल ठीक कर रहा था। विनोद ने पूछा, बाबा, आपको 1980 के आसपास कुछ याद है? यहाँ कोई शव मिला था? बूढ़ा आदमी कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ बेटा, मिला था, पर वो हादसा नहीं था। तो? उसके शरीर पर चोट के निशान थे, जैसे किसी ने पीट पीट कर मारा हो। विनोद हक्का बक्का रह गया। बूढ़े ने आगे कहा, और सबसे अजीब बात, उसकी जेब से आधा लिखा खत मिला था। पुलिस ने उसे सबूत के तौर पर ले लिया था, पर सालों बाद वो सबूत भी गुम हो गया। विनोद को लगा जैसे जमीन उसके नीचे से खिसक रही हो। वही खत अब उसके हाथ में था। वह काशीपुर थाने पहुंचा। पुराने रिकॉर्ड रूम में धूल भरी अलमारियां थीं। एक कांस्टेबल ने कहा, 1980 वाली फाइलें तो आधी गायब हैं साहब। उस समय कई केस बिना सबूत के बंद कर दिए गए थे। लेकिन ये केस? कांस्टेबल ने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें लिखा था, मृतक विक्रम, मामला दुर्घटना, निष्कर्ष कोई संदिग्ध नहीं। विनोद चिल्ला उठा, ये झूठ है। उसकी डायरी में साफ लिखा है कि उसका पीछा किया जा रहा था। कांस्टेबल ने कंधे उचकाए। साहब, तब बहुत लोग पुलिस में रसूख रखते थे, क्या पता किसने दबाव डाला हो। विनोद के मन में वही सवाल घूमने लगा, क्या आरती के पिता ने यह सब करवाया था? वह उसी मोहल्ले पहुंचा जहां आरती रहती थी। उसका पिता अब जीवित नहीं था। घर जर्जर था। लेकिन पड़ोसी ने बताया, आरती की मां तो सालों पहले पागल हो गई थी। आखिरी बार वह किसी खून वाले खत की बात कर रही थी। खून वाला खत? हाँ, कहती थी कि उसकी बेटी को एक खत मिला था जिस पर खून लगा था।
उसी रात आरती गायब हो गई। विनोद के हाथ कांपने लगे। क्या वे खत भी विक्रम का ही था? क्या आरती ने सच पता कर लिया था? विनोद को आरती का कमरा मिला, धूल से भरा, पर एक कोने में एक छोटी लकड़ी की अलमारी थी। उसने खींचकर खोला। अंदर एक डायरी थी। उसके पहले पन्ने पर नाम लिखा था, आरती। विनोद ने दिल रोककर पढ़ना शुरू किया। आज पिताजी से बहुत लड़ाई हुई। उन्होंने कहा कि वह विक्रम को बर्दाश्त नहीं करेंगे, पर मैं जानती हूं विक्रम ऐसा कुछ नहीं करेगा जो हमारे प्यार को चोट पहुंचाए। आज कोई मुझे देख रहा था, शायद वही लोग जो विक्रम का पीछा कर रहे थे। मैं डर गई हूं। रात में बाहर से कुछ आवाजें आ रही थीं। मुझे एक खत मिला है, उस पर खून के निशान हैं। ये विक्रम का ही है। उसने लिखा है कि उसकी जान को खतरा है। मैं उसे ढूंढने जा रही हूं। अगर मैं वापस ना आऊं। यहां शब्द मिट चुके थे। शायद आंसुओं ने धुंधला दिया था। विनोद की आंखें भर आईं। अब कहानी स्पष्ट होने लगी थी। विक्रम का पीछा किया जा रहा था, उसे धमकियां मिल रही थीं। उसी दिन आरती को भी डराया गया। आरती को खून लगा, खत मिला और वह सच खोजने गई। दोनों गायब हो गए। लेकिन कौन और क्यों? विनोद ने सोचा, क्या यह सिर्फ एक पारिवारिक दुश्मनी थी या कुछ और गहरा? उसे कुछ सुराग मिले। पुरानी डायरी के बीच से एक पर्ची गिरी जिस पर लिखा था, गोदाम नंबर 12, रात 11 बजे। क्या यह दोनों की आखिरी मुलाकात की जगह थी? गोदाम नंबर 12। विनोद रात को गोदाम पहुंचा। वह जगह सालों से बंद थी, टूटा, वीरान, डरावना। दरवाजे पर जंग लग चुका था। अंदर अंधेरा था। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई। धूल से भरे फर्श पर दो सेट पैरों के निशान थे, एक छोटे, आरती के, और एक बड़े, विक्रम के। कोने में एक टूटा कंगन पड़ा था और दीवार पर हल्के से लाल निशान, जैसे किसी ने खून से सहारा लेकर खड़ा होने का कोशिश की हो। विनोद का दिल जोर से धड़कने लगा। गोदाम की फर्श पर एक आड़ी लकड़ी दिखाई दी। विनोद ने हटाया। नीचे एक पुराना दरवाज़ा था। उसने सावधानी से खोला। नीचे एक छोटा तहखाना था, सालों की धूल, टूटी बोतलें और एक लकड़ी का संदूक। विनोद ने खोला और अंदर जो देखा, उसके हाथ कांप गए। आरती का लापता होना असल में लापता नहीं था। अगला पन्ना विनोद के लिए सबसे बड़ा झटका था। मैं बच निकली। उन्होंने सोचा कि मैं मर गई हूं। मैं अपने घर नहीं लौटी। किसी को भरोसा नहीं था। विक्रम की मौत को दुर्घटना बता दिया गया। पुलिस खरीदी जा चुकी थी। मेरे पिता भी उनमें थे। मुझे ये सच नहीं सहा गया। मैं काशीपुर छोड़कर चली गई। विनोद की सांसें रुक गईं। आरती मरी नहीं थी, वह जिंदा थी। लेकिन कहाँ, किस हालत में? इतने सालों तक अकेली कैसे रही? नोटबुक के आखिरी पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, अगर कोई यह पढ़ रहा है तो मुझे ढूंढना। मैं अभी भी इंतजार कर रही हूं कि कोई मेरे विक्रम को इंसाफ दिलाए। विनोद ने मुट्ठियां भींच लीं। विनोद को लगा जैसे भाग्य ने उसे चुना है, उस खत को खोजने के लिए, उस कहानी को पूरा करने के लिए। अब उसके लिए यह कोई पुराना प्रेम प्रसंग नहीं था, यह एक मिशन था। वह वापस गोदाम के तहखाने में गया। चारों ओर खोजते हुए उसे पुराने लकड़ी के नीचे एक और चीज मिली, एक कागज जिसमें पता लिखा था, शांति गृह, वृद्धाश्रम, रामनगर रोड। विनोद चौंक गया। क्या आरती वहीं थी? अगले ही दिन वह शांति गृह पहुंचा। वहां साधारण सा माहौल था, बुजुर्ग लोग, शांत आंगन और छोटी छोटी बातें। विनोद ने प्रबंधक से पूछा, क्या यहाँ कोई आरती नाम की महिला रहती है? प्रबंधक कुछ देर सोचकर बोला, हाँ, रहती तो है, लेकिन वह ज्यादा किसी से बात नहीं करती। विनोद के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसे एक कमरे की ओर ले जाया गया। दरवाज़ा खुला और एक बूढ़ी, दुबली पतली पर बेहद शांत चेहरा वाला महिला सामने थी। उसकी आंखें गहरी थीं, जैसे उनमें पूरी उम्र का दर्द छुपा हो। विनोद धीरे से बोला, आप आरती जी? महिला ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर हल्की सी चमक आई। तुम कौन हो? विनोद ने बैग से वह खत निकाला। मैं ये खत पूरा करने आया हूँ, जो आपको कभी नहीं मिला। आरती की आंखें फैल गईं। उसने खत देखा, जैसे किसी खोए हुए जान को छू लिया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। विक्रम, वह फुसफुसाई। हाँ, विनोद बोला। ये उसके आखिरी शब्द थे। आरती ने खत को सीने से लगाया। मैंने इंतजार किया पूरे जीवन कि कोई आएगा, कोई सच जानेगा। विनोद उसके पास बैठ गया। मैं आया हूं और मैं आपको आपका न्याय दिलाकर रहूंगा। आरती की आंखें चमक उठीं।
वर्षों की थकान के बीच एक नई उम्मीद। विनोद ने सबूत जुटाए, डायरी, नोटबुक, खत, गवाहों के बयान, नदी किनारे के निशान, तहखाने की चीजें। इन सब को लेकर वह पुलिस के उच्च अधिकारियों के पास गया। सालों बाद केस खुला, पुराने रिकॉर्ड खोजे गए और आखिरकार नशे के धंधे में शामिल लोग गिरफ्तार हुए। आरती के पिता के साथी और वह लोग जिन्होंने विक्रम को मारा था, सब पकड़े गए। केस कोर्ट में चला। महीनों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश का फैसला आया। ये मौत एक हत्या थी, दुर्घटना नहीं। विक्रम को न्याय मिला। आरती की आंखों से आंसुओं की बौछार फूट पड़ी। विक्रम, अब तुम चैन से सोना। विनोद ने उसके कंधे पर हाथ रखा। कुछ दिन बाद आरती ने विनोद से कहा, मेरी एक आखिरी इच्छा है। हाँ? मेरी राख विक्रम की जगह पर बहा देना, जहां उसे नदी ने आखिरी बार छुआ था। विनोद चुप हो गया। उसने सिर हिलाया। आरती मुस्कुराई। वह पहली बार मुस्कुराई थी। कुछ हफ्तों बाद वह शांत नींद में हमेशा के लिए सो गई। विनोद ने उसकी आखिरी इच्छा पूरी की। नदी किनारे उसने राख बहाई और दोनों प्रेमियों की आत्माएं जैसे एक बार फिर मिल गईं। अंत अधूरा, खत पूरा हुआ। विनोद उसी जगह बैठा रहा। हवा बह रही थी, नदी शांत थी। उसने वह खत निकाला और पहली बार उसने समझा, ये खत अधूरा नहीं था। ये सिर्फ किसी सही इंसान का इंतजार कर रहा था, और वह इंसान विनोद ही था। उन्हें खत को मोड़ा, आंसू पोंछे और धीरे से कहा, विक्रम, तुम्हारी कहानी अब अधूरी नहीं है। आसमान जैसे हल्का हो गया, नदी जैसे मुस्कुरा उठी। कहानी खत्म हो गई, पर उस खत के शब्द हमेशा जीवित रहेंगे।